नमस्कार दोस्तों, आशा है सब सकुशल है। दोस्तों, पिछली बार हमने ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत नाद और ध्वनि विषय में से नाद पर चर्चा की थी। इस बार हम ध्वनि विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अपने मन की बात। दोस्तों, ये सच है कि ये समय जश्न मनाने का नहीं है। जब आपके आसपास चारों ओर मृत्यु तांडव कर रही हो, ऐसे में हम कैसे हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। उस पर भी जब हम ऐसी कोई खबर पाते हैं जहाँ जो हमारे सहयोगी हैं, जो दिन रात हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, वो संक्रमित हो जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले जा रहे हैं। जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन टूट जाता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे में हंसना मुस्कुराना भी जैसे पाप लगता है, जैसे कोई अपराध लगता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ऐसे समय में हम खुद को, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने का, स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि जो हमारे सहयोगी हैं उनको थोड़ा भी हो तो परेशानी कम हो। इसी के साथ हम और क्या कर सकते हैं? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमने कई बार सोचा है लेकिन व्यस्तता के चलते कर नहीं पाए हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। वैसे तो हर समय मैं लगभग हर समय विद्यार्थियों से घिरी रहती हूँ, तो मुझे समय भी नहीं मिलता और विचार आता है लेकिन कर नहीं पाती। आज ऐसा समय है कि ना विद्यार्थी मेरे पास आ सकते हैं, ना मैं विद्यार्थियों के पास जा सकती हूँ। तो यही एक उपाय रह जाता है ऑनलाइन क्लासेस का। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं वो तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो कहीं संगीत नहीं सीख पा रहे हैं, उनको भी संगीत का शास्त्र पक्ष और प्रयोग पक्ष दोनों से मैं थोड़ा परिचय करा सकूं। पूरा तो नहीं, लेकिन कम से कम शुरुआती जो शिक्षा है वो मैं अगर दे सकूं और उससे थोड़े बहुत लोग भी अगर लाभान्वित होते हैं तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगी। तो आइए इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करते हैं हम आज की ये कक्षा, जिसका विषय है ध्वनि विज्ञान, नाद और ध्वनि भाग 2। दोस्तों, पिछली बार हमने नाद के विषय में जाना। आहत नाद, अनाहत नाद, संगीतोपयोगी नाद, संगीत अनुपयोगी नाद और नाद के कैसे विशेष गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ये जाना कि जो आहत नाद है वही मृत्युलोक में प्रयोग होता है। जो भी आवाज़ें हैं, चाहे वो संगीतमय हो या संगीतमय नहीं हो, वो सब आहत नाद के अंतर्गत आते हैं। जो अनाहत नाद है वो इस लोक में प्रयोग नहीं होता। वो ऐसी अवस्था में सुनाई देता है जब इंद्रियों का बंधन टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नाद अनाहत नाद है वो स्वर्गीय नाद है, और यदि साधारण किसी व्यक्ति को सुनाई भी दे तो वो ऐसी अवस्था में सुनाई देगा जो इंद्रियों के बंधन के टूट जाने पर सुनाई देता है। तो हमें काम किस नाद से है? आहत नाद से। आगे हम चलते हैं, ध्वनि के विषय में जानेंगे। जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, यानी जो ध्वनि जिसका उत्पादन होता है, वो कैसे अपने परिणाम तक पहुंच के जो संपूर्ण होती है ध्वनि। कोई ध्वनि जब उठती है तो वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, इसके लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है। वो 3 बातें क्या हैं? उत्पादक द्रव्य, वाहक माध्यम और ग्राहक इंद्रिय। यानी जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसी स्थान से उत्पन्न हो रही है, किसी चीज़ से उत्पन्न हो रही है, उसके बाद उसको एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम एक यात्रा तय करके तब जाके हमारे कर्णेंद्रियों तक पहुंचती है, और वो कर्णेंद्रिय ही हैं ग्राहक इंद्रिय। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। वाहक माध्यम भी बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहूँगी वाहक माध्यम है, क्योंकि बिना माध्यम के वो ध्वनि
जो है यात्रा करके आपके कानों तक पहुँचेगी ही नहीं। तो जैसे अगर आप स्पेस में हैं, इस अंतरिक्ष में हैं, तो अंतरिक्ष में तो निर्वात है, वहाँ अगर कोई ध्वनि उत्पन्न भी होगी तो माध्यम के ना होने की वजह से वो आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और जब उत्पादक द्रव्य, वाहक माध्यम और ग्राहक इंद्रिय ये तीनों चीज़ें होती हैं, तब ध्वनि जो है संपूर्ण होके जो है अपने परिणाम को प्राप्त होती है। तो इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है और सफल होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुचित माध्यम होने के बावजूद कोई ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो सामान्य मनुष्य के कान हैं वो सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि सुन सकते हैं। यानी 20 से 20,000 आवृत्ति वाली ध्वनि ही जो इसके बीच में होगी, इससे न कम न ज़्यादा, वही ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा जो इससे कम या ज़्यादा वाली ध्वनि होती है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड या पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती। वो काफ़ी महीन, क्या बोलूँ मैं उसको, वो सुनाई नहीं देगी, कानों के हद के बाहर है वो, तो इसलिए वो सुनाई नहीं देगी। अब जब हमने नाद के विषय में जाना तो हमने जाना कि आहत नाद जो है, आहत नाद का अर्थ ही है कि वो आहत होता है, वो जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से या टकराएगी या घर्षण होगा तभी वो नाद उत्पन्न होगा। इसके अलावा जो अनाहत नाद है, जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है, वो इस दुनिया में ही प्रयोग नहीं होता। तो जो आहत नाद है, जो कि संगीत में भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा भी सुनाई देता है, वो कैसे प्रयोग होता है, किस तरह की उसमें तरंगे होती हैं। तो वो तरंगे जो हैं उसके विषय में मैं बताऊंगी। 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। ये जो तरंगे हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें भी तरंग उत्पन्न होती है, मगर वो किस प्रकार की होती है? तो जैसे मैंने बताया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग होता है वर्टिकल, यानी चौड़ाई की दिशा में, इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स। और अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज, मतलब सीधा जाएगा वो। और जो अनुप्रस्थ तरंग है वो ऐसे होता है, ऊपर नीचे कंपन होता है। तो जब किसी वस्तु पे, किसी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तानपुरा है, तानपुरे के तार में जब कंपन होता है तो वो भी पहले, जैसे तार स्थिर है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, पहले गया, फिर बीच में आया, फिर नीचे गया, फिर बीच में आया, इस तरह करके फिर जब नेक्स्ट आवृत्ति होती है तो वो थोड़ा सा कम जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर उतना ही दूर सेकंड टाइम में जितना गया उतनी दूर जाएगा। इस तरह करते करते आवृत्ति धीरे 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 कम होती है, और कम होते होते ऐसा टाइम आता है जब वो एकदम शांत हो जाता है और ध्वनि धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाती है। तो हमारे जो संगीत में, चाहे वो तबला बजाए या चाहे कोई तंतुवाद्य हो, तत्वाद्य हो, हमारा जो ये वोकल कॉर्ड्स है वो भी तार वाद्य है, तंतुवाद्य है, तंत्रवाद्य है। क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, हम जब बोलते हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होता है, उसी से ध्वनि निकलती है। तो हमने ये जाना कि हमें हमारा जो संगीत में जितने भी प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती हैं। ये मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि ये दोलक है ना, पेंडुलम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक गया, फिर बीच में आया, फिर उतनी ही दूर वो दूसरी तरफ जाता है, दूसरी दिशा में, फिर बीच में आएगा। अब नेक्स्ट आवृत्ति जब होगी तो वो इधर जाएगा, एक सी तक गया, फिर बीच में आया, फिर उतनी ही दूर सी तक गया। बिल्कुल इन दोनों का आपसी संबंध एक जैसा रहेगा। फिर ये वापस बीच में आएगा ए पर, फिर ये बी में गया, फिर बीच में आया,
फिर ये दूसरे साइड बी में गया, फिर बीच में आया, और ऐसे करते करते एक टाइम ये शांत हो जाएगा। और यही चीज़ तार में होती है। देखिए, जब तार को छेड़ा जाता है या कोई वाद्य में तरंग उत्पन्न होता है तो कैसे होता है, ये ए पहले डी तक गया, फिर बीच में आया, फिर डी तक गया, फिर ये बीच में आया, फिर अगली आवृत्ति जो होगी वो सी तक गया। इस तरह करते करते ये एक टाइम आता है जब बीच में आ जाता है और ध्वनि शांत हो जाती है। तो ऐसी जो इस तरह से ध्वनि तब तक उत्पन्न होगी जब तक ये तरंग उठती रहेगी। आप चाहें तो इसको देख लीजिए। तो ऐसे तरंग 1 सेकंड में जितना इस तरह का कंपन होगा वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। यहाँ आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तार और आवृत्ति का ऐसे संबंध होता है, और तार के ठीक बीचों बीच दबाकर छेड़ें खुली तार में तो ठीक दुगना नाद उत्पन्न होता है, और उसी हिसाब से जो है ये कोरिलेशन बनता है। जहाँ आप उस तार को छेड़ेंगे उस हिसाब से ध्वनि उत्पन्न होगी। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तार को बिना दबाए छेड़ने पर ही इस तरह की तरंग उत्पन्न होगी। बीचों बीच छेड़ने पर ये जो है 2 हिस्सों में बँट जाता है। 1/3 पे दबाकर छेड़ने पर 3 हिस्सा बन जाता है। तार के चौथाई भाग पर छेड़ने पर इसी तरह से चौथाई मतलब ये 4 हिस्से बन जाते हैं। इसी तरह से जो है ये बनता चला जाता है। और जहाँ पे अब ध्वनि और आवृत्ति का जो संबंध है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। जैसे आप स्त्री कंठ सुनते हैं तो वो पतला होता है, अपेक्षाकृत जो पुरुष का कंठ है वो मोटा होता है, भारी सुनाई देता है, गंभीर सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही पतली और महीन सुनाई देती है, और आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि जो है मोटी सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए पुरुष कंठ की आवृत्ति पर सेकंड 200 है, 200 कंपन प्रति सेकंड है, आंदोलन प्रति सेकंड है, तो वो उसके ठीक डबल सुनाई देगा, डबल उसका ऊंचा सुनाई देगा जो है स्त्री के कंठ का। अगर स्त्री के कंठ का की जो आवृत्ति है प्रति सेकंड वो 400 आवृत्ति पर सेकंड होता है। तो इसीलिए पुरुष का कंठ जो है, क्योंकि उसमें आवृत्ति कम होती है इसलिए मोटी सुनाई देती है, और स्त्री का कंठ क्योंकि उसमें आवृत्ति अधिक होती है इसलिए वो पतला सुनाई देता है। इसी प्रकार जैसे तार की कोई लंबाई है वो अगर कम है तो वो अधिक ऊंची सुनाई देगी, पतली सुनाई देगी, और तार की लंबाई अगर ज़्यादा है तो उसमें आवृत्ति कम होगी इसलिए वो मोटी सुनाई देगी। इसी प्रकार जो तार का जो घनत्व है, जो भी वस्तु जिससे उत्पन्न हो रहा है उसका जो धातु है वो उसका जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसी आवाज़ आएगी, सुनाई देगी। जैसे अगर उसका घनत्व अधिक है तो वो जाहिर सी बात है मोटा सुनाई देगा। अगर वो धातु का घनत्व कम है तो वो पतला सुनाई देगा आवाज़। इसी प्रकार जैसे तानपुरा आपने अगर देखा होगा तो उसमें खरज का जो तार है वो पीतल का लगाया जाता है क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है, मोटा होता है। तो इसीलिए उसमें आवृत्ति कम होगी तो आवाज़ जो है मोटी सुनाई देगी। बाकी तार जो है लोहे के तार होते हैं वो पतले सुनाई देते हैं। तो इसी प्रकार जो है ध्वनि का संबंध जो है आवृत्ति से किस प्रकार है वो मैंने बताया आपको। ये ध्वनि विज्ञान का बिल्कुल इनिशियल मैंने बताया, बिल्कुल अंदर उसमें डेप्थ में हम नहीं गए हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ टॉपिक्स मैं लेती रहूँगी और बताती रहूँगी। ध्वनि के विषय में भी और भी कुछ जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे पता होगा तो मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का, नहीं तो मेरे भी गुरु हैं मैं उनसे पूछूँगी। किताबें हैं, बुक्स हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और अगले जो वीडियो में हम कुछ प्रयोग के विषय में बात करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ गाएंगे बजाएंगे, और इस तरह से ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और
बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसी कोई भी रात नहीं होती जिसकी सुबह नहीं होती। रात चाहे कितनी भी काली हो, कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, अपने को हमेशा अग्रसर रखिए, हमेशा चलते रहिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।